नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त शाम के 5 बज चले हैं और वक्त हो चला है पब्लिक है सब जानती है जो बड़ी बहस है। उत्तराखंड के जोशीमठ में लोग खौफ के साए में जीने पर मजबूर है। धंसती जमीन, दरकती सड़कें, टूटते मकान, डर ये कि न जाने कब ये किसी खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाए। लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं कि सड़कों पर बहता पानी, हर तरफ दरारें, न जाने कब बड़े हादसे में तब्दील हो जाए। लोगों में इस बात का भी डर है, हड़कंप है, असुरक्षा का माहौल है। लेकिन सवाल ये कि जोशीमठ की जनता पर हो रहे हैं इस अत्याचार का गुनहगार आखिर कौन है? आंसू और घरों को छोड़कर जाने का दर्द, पलायन के लिए बेबस लाचार जनता के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार के 6 महीने के किराए वाले मरहम से पीड़ितों के सारे दर्द मिट जाएंगे? 47 साल पहले चेतावनी मिलने के बाद भी किसी के कानों पर जू क्यों नहीं रहेंगी? चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ की जड़ कमजोर है, छेड़ा तो तबाही आ सकती है। क्या हम तभी जागते हैं जब कोई बड़ा हादसा होता है? जोशीमठ में एनटीपीसी को लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं और जोशीमठ में ऐसा होने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? नाराज लोगों का क्या कुछ कहना है? इन सभी मुद्दों पर आज हम बहस करेंगे। जोशीमठ में हाहाकार, किसका अत्याचार? जनता बेबस और लाचार, कौन जिम्मेदार? पहले तो नहीं देखे सर, ये एक्चुअल में अभी 2-3 दिन के अंदर सर जो भी हुआ है ये इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब यहाँ पे सर रहना मुश्किल हो गया है। दरकती सड़कें, टूटते घर और धंसते जोशीमठ का गुनहगार कौन? घरों में जो है ये सारे जो है दरारें पड़ रही है और खेतों में और जो है नीचे पानी निकल रहा है। यहाँ पे लोगों के आंसुओं और परिवार के पलायन का कौन है गुनहगार? चार दशकों से वैज्ञानिक अलर्ट कर रहे थे तो क्यों नहीं लिया गया एक्शन? क्या लापरवाही बनी इतनी बड़ी बर्बादी की वजह? निर्णायक कदम नहीं उठाया तो क्या मिट जाएगा जोशीमठ का वजूद? कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए। क्या इसकी जद में सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी आएगी? अभी घर पर जा नहीं सके, घर टूटने बैठ गए। अभी नए मकान, हाँ अभी तो नए मकान बने थे जो तभी तो क्या करना। और जो है किसने की लापरवाही जिससे इतनी बड़ी विपदा आई? और ऐसे में भारत 24 5 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल ये कि जोशीमठ में हाहाकार, आखिर किसका अत्याचार है? दूसरा सवाल, जनता बेबस और लाचार तो कौन है जिम्मेदार? तीसरा सवाल ये कि 47 साल पहले जब चेतावनी जारी की गई थी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और चौथा सवाल, किसकी लापरवाही से इतनी बड़ी विपदा आई? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या मिट जाएगा जोशीमठ का वजूद? तो ये 5 सवाल भारत 24 इस वक्त आप सभी से पूछ रहा है और उन प्रशासन के लोगों से भी पूछना चाह रहा है जिन्होंने एक बड़ी लापरवाही बरती है, जिसके कारण इस वक्त जोशीमठ में रह रहे परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ किसकी लापरवाही का शिकार हुआ? इससे पहले आपको बता देते हैं कि जोशीमठ में आखिर हुआ क्या, लोगों का क्या कुछ कहना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है। तो जरा समझिए जोशीमठ में अब तक क्या क्या हुआ है। जोशीमठ में जमीन धंस रही है, लगातार भूजल रिसाव हो रहा है, 600 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी है। नाराज लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, कार्यशैली से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने अहम कदम उठाने की मांग भी की। अब इस पर यह भी जानिए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रयास सभी को सुरक्षित बचाए रखना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर मॉनसून से पहले सब ठीक कर देंगे, यानी
अगला मानसून अगर आएगा तो उसके पहले ही हम उचित कदम उठाएंगे, यह आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पानी के रिसाव से काफी घरों में अब तक दरारें आ चुकी हैं। भू धसाव के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। तो ये पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया है। और अब इसी बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने खास मेहमानों का और उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। नवीन ठाकुर, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। गरिमा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद। मेजर जनरल के सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। और सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ भू वैज्ञानिक है। और साथ ही राम श्रीवास्तव भू वैज्ञानिक है। अतुल सती जी सामाजिक कार्यकर्ता जोशी मठ से हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जितने मेहमान मौजूद हैं, आप सभी का सबसे पहले भारत 24 पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहूंगी बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी आपसे, क्योंकि इस वक्त सत्ता आपकी है। कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी उचित कदम समय रहते क्यों नहीं उठाया गया? नहीं, बिल्कुल समय रहते उचित कदम उठाया गया। जैसे ही जोशीमठ में कुछ मकानों में हल्की दरारें आई, 93 परिवारों को तुरंत वहां से उनका पुनर्वास किया गया, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्थाएं सरकार देख रही है। और एक कमेटी तुरंत जो है विशेषज्ञों की वहां रवाना कर दी गई थी, जिसने कल हाई लेवल मीटिंग में अपनी रिपोर्ट भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल की मीटिंग कल रखी थी, उसमें रिपोर्ट दी थी। और सरकार लगातार जो है वहां पर निगरानी रखे हुए है। माननीय मुख्यमंत्री आपने अभी दिखाया, आज सीधे ग्राउंड जीरो पर थे, लोगों से मिले। नवीन जी, इस बात की जानकारी आपको कब लगी? नहीं, देखिए, जैसे ही वहां से जो जानकारी है, 1 महीने से ये हल्की दरारें आना शुरू हुई थी, तुरंत जो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको इस बात की जानकारी कब लगी कि वहां पे दरारें पड़ रही हैं? क्योंकि बाकी लोगों ने तो चेतावनी बहुत पहले से कर दी थी। कई रिपोर्ट्स एक दावे के तौर पर भी सामने रखे गए थे। 1976 और 1976, उसके बाद 2001, 2009, और कितनी चेतावनियां चाहिए थी आपको? नहीं, देखिए, 1976 में जो एमसी मिश्रा की रिपोर्ट थी, उस वक्त भी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि वहां पर बसावट नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त ना उत्तराखंड था, ना हमारी सरकारें थी। जो भी सरकारें थी, देखिए, ये सरकार किसकी थी, मैं इस पर आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी, ये नहीं कहूंगा केंद्र में 40-50 वर्षों की उनकी सरकार रही, उन्होंने क्या किया। इस वक्त हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेवारी है, और हम प्रत्येक एक अपने नागरिक की जान माल की रक्षा करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और लगातार खुले मनोयोग से हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारा संगठन दोनों जो है वहां पर डटे हुए हैं। और हम ठीक है नवीन जी, सवाल जस का तस बना हुआ है। सवाल वही है कि आखिर आपको इस बात की जानकारी कब लगी कि दरारें पड़नी शुरू हुई? 2001 में जब इस बात का जिक्र हुआ था कि एक चेतावनी जारी की गई थी कि बहुत जल्द ही यहाँ पर भूस्खलन जैसी स्थिति हो सकती है, चट्टानें दरक सकती है, क्योंकि पहले से एक ग्लेशियर वाला क्षेत्र रहा है, भूस्खलन वाला क्षेत्र रहा है। ऐसे में अगर 2021 में भी कुछ घरों में दरारें देखी गई थी तो एक्टिव तो आपको तभी से हो जाना चाहिए था। आपके पास आऊंगी। आपने कहा उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, तो गरिमा दसौनी जी, आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी ने कहा कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा, उन्होंने ये भी कहा, लेकिन जब आपकी सरकारें थी आपको भी इस बात की जानकारी थी। आप लोगों की तरफ से क्या क्या किया गया, क्या कुछ कदम उठाए गए, जरा एक बार नवीन जी को बता दीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल पर मैं आपसे आऊंगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। 1976 में मिश्रा कमेटी बैठी। मिश्रा जी डिविजनल कमिश्नर थे, भूरेलाल डीएम थे चमोली के, और उन्होंने जो जो संस्तुतियां दी, अगर उसमें कांग्रेस ने काम ना किया होता तो शायद ये जो दरारें आपको आज देखने को मिल रही, ये तभी दिख जाती। 2005 से पहले मैडम, 2005 से पहले देश के अंदर आपदा प्रबंधन का मतलब होता था आपदा के आने के बाद प्रबंधन, यानी कि राहत कार्य शुरू होता था जब आपदा आ जाया करती थी। राशन बंटता था, लोगों को विस्थापित पुनर्वासित किया जाता था, ये सारे रेस्क्यू ऑपरेशन आपदा के बाद होते थे। लेकिन 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार थी यूपीए 1, जो इतनी संवेदनशील थी कि उसने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर जो पहाड़ की भौगोलिक विषमताएं होती हैं, जो पहाड़ के साथ चोली दामन का हमारा साथ होता है, आपदाओं के साथ जो हमारा चोली दामन का साथ होता है, उसके मद्देनजर उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। और न केवल राज्यों को विभाग बनाने के लिए कहा, बल्कि जिले जिले में उन्होंने आपदा प्रबंधन सेल्स बनाने की बात कही, जिसमें
आपदा के दौरान हताहत होने वाले लोगों की संख्या कम की जा सके, उसमें जानमाल की व्यापकता को कम किया। देखिए, आपदा को तो नहीं टाला जा सकता, वो नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन आपदा की व्यापकता को कम किया जा सके, इसके लिए नियम और कायदे कानून बनाए गए। ठीक है, नियम और कायदे कानून बनाए गए, लेकिन 1976 की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि ये सलाह दी गई थी क्योंकि ये भू धसाव वाला क्षेत्र है, इससे पहले भी भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, और साथ ही रिहाणी नाम की एक जगह हुआ करती थी, 1974 का मैं जिक्र कर रही हूं। रिहाणी नाम की जगह 15 किलोमीटर दूर जोशीमठ से हुआ करती थी, जहां पर इसी प्रकार की आपदा आई थी, और उस वक्त जब पेड़ों के कटाव शुरू हुए थे, वहीं से शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, लेकिन उसके बाद उससे सीख नहीं ली गई, और आज ठीक हुबहू वैसी स्थिति यहां देखी जा रही है। क्या आप लोगों की सरकार जब उत्तराखंड में रही तो क्या आप लोगों की तरफ से कोई कदम उठाए गए थे पेड़ और पौधे लगाने की? देखिए, संस्तुतियां क्या है समितियों की, सारी समितियों की एक ही संस्तुति जो कॉमन है वो है यहाँ निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, यहाँ डायनामाइट्स और विस्फोटक नहीं लगाए जाने चाहिए। कांग्रेस ने ऑल वेदर रोड नहीं बनाई मैडम, ये ऑल वेदर रोड की वजह से जगह जगह जो है खुदाई हो रही है, पहाड़ों को वर्टिकल किया जा रहा है, उनके टो में जो स्लोप से पहाड़ के उनके टो के साथ छेड़छाड़ हो रही है, यानी कि उसके ढलान वाला जो इलाका है जहां से पहाड़ शुरू होता है उसको खोद खोद के सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है। ये हमने नहीं किया। कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, अब आप सोचिए ना, कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा जब आप चीजें वहां पहुंचा देंगे, और ये जो हेलंग बाईपास है इसकी संस्तुति है, इसकी मनाही है कि हेलंग बाईपास ना बनाया जाए, और अगर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है तो ट्रैफिक वन वे किया जाए, यानी कि बद्रीनाथ जाने वाला ट्रैफिक तो जोशीमठ से होकर जाए और आने वाला हेलंग बाईपास से आए, लेकिन सरकारों ने सुना नहीं। और मैं ठाकुर जी को बताना चाहती हूँ, नवीन ठाकुर जी को, कि 2021 से स्थानीय जनता अपना शिकायत पत्र सौंप रही है। स्थानीय विधायक जो इनके वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, 5 साल तक 2017 से लेकर 2022 तक वो वहां के स्थानीय विधायक रहे। बताएं महेंद्र भट्ट कि क्या किया उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए। सरकार और प्रशासन दोनों पर सवाल उठते हैं। गरिमा जी, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगी मेजर कि जब आपने उन स्थितियों को समझा होगा, और इस बात की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं हमारे रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से इस बात की जानकारी पहले ही साझा की गई थी, और ये कहा गया था कि जो सीमा वहां से लग करके आती है, और अगर इस पर पहले ही ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं हमारी सेना पर भी इसका खास प्रभाव पड़ेगा, और हमारे देश की सुरक्षा का क्योंकि सवाल है। ऐसे में उस सीमा से लगती हुई जो रास्ते जाते हैं वहां तक पहुंचने में सेना को भी बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि 3 सेक्टर हैं भारत और चीन के साथ, भारत या तिब्बत के साथ। एक तो है ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का, जो एक सेंट्रल सेक्टर है उत्तराखंड और हिमाचल, और वेस्टर्न सेक्टर है ईस्टर्न लद्दाख। ये जो सेंट्रल सेक्टर है जो उत्तराखंड और हिमाचल है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, और लास्ट 20 साल से इसके अंदर जो चीन ने भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की अपने इलाके में, और ये 12 होटी एक बाउल है जहां पर चीनी बार बार आ रहे हैं। तो भारत ने भी डेवलपमेंट यहाँ की है, सड़कों की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, मन्ना मलारी, जोशीमठ में, आपका धारचूला में। मगर अब क्वेश्चन ये आता है, ये सच्चाई है, ये एक दुविधा है, क्योंकि ये हिमालय जोन जो अर्थक्वेक जोन 4 में पड़ता है, और इसके अंदर अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो ये डर तो बना रहेगा। और ये भी साथ जरूरी है कि हम सड़कें बनाएं, क्योंकि अगर नहीं बना पाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी अपने बॉर्डर एरिया में। तो अब ये हमें सोच समझ के करना। मैं ये मानता हूं, देखो एक बड़ी विडंबना बताता हूं देश की। जब भारत आजाद हुआ था तो जो हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट थी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास थी, क्योंकि उस टाइम डिजास्टर 2 आते थे, या तो फ्लड आते थे या ड्राउट आता था। मगर बाद में हमने सोच विचार किया, अर्थक्वेक भी है, फायर भी है, तो फिर ये अलग डिपार्टमेंट हुआ, NDMA बनाया, जैसे बता रहे थे हमारे एक पैनलिस्ट। और अब बहुत आगे हम चले तो गए हैं, मगर हमने सबसे ज्यादा 3-4 गलतियां अभी भी की हैं। एक तो ओवर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, एक हम छेड़खानी कर रहे हैं अपने जो हिमालय बेस में,
और अब हमें साइंटिफिकली रोड तो बनानी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रोड, क्योंकि अगर सड़कें नहीं बनेंगी ताना बाना तो आप अपने बॉर्डर एरिया को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, मगर उसको सोच समझ के बनाना है। हमको अपने साइंटिस्ट से एडवाइस लेनी है, जियोलॉजिस्ट से, कि कैसे बने, क्या बने, क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका सेस्मिक जोन नंबर 4 में है और वो बहुत ही डेंजरस है। और मुझे लगता है, मैं जोशीमठ में उत्तराखंड बिल्कुल का ठीक पूरा कहा आपने कमांडर था कि सेस्मिक 2008 जोन से 4 में 10 आता है ये इलाका। मेजर साहब, एक और बात का क्लियरेंस मैं यहाँ चाहूंगी आपसे। अभी आपने जब सेस्मिक जोन का जिक्र किया तो 2001 में एक और रिपोर्ट दाखिल की गई थी उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निवेशक एमपीएस बिष्ट और पीयूष रौतेला की तरफ से, और इस रिसर्च में इस बात का दावा किया गया था कि क्योंकि ये एरिया सेंट्रल हिमालयन और भूकंप वाले जोन में आता है, जैसा आपने भी जोन 4 का जिक्र किया, इस जोन 4 के हिसाब से जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना खतरनाक ये हिस्सा हो सकता है, जिस तरीके से बार बार एनटीपीसी की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण वजह बन सकती है? देखो, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा, पूरा हिमालय रेंज जो है सेस्मिक 4 में है, इसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट हो तो ये हमने उसको मद्देनजर लेके करनी है। अगर एक आप जोशीमठ की बात ना करें, पूरे इलाके के अंदर जितने भी टाउन्स हैं, हम ओवर अर्बनाइजेशन हो रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है और खतरा हरदम मंडराएगा। ये बद्रीनाथ में भी जब हुआ था अर्थक्वेक, आप देखो कितना नुकसान हुआ था, वो जो आपदा आई थी। मैं 2008 से 10 तक पूरे उत्तराखंड का सब एरिया कमांडर था, तो मुझे मालूम है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कितनी प्रॉब्लम है उत्तराखंड में, मगर देर आए दुरुस्त आए। अभी भी हमें टाइम है, हमें अब एक्शन लेने चाहिए। जो 3-4 एक्शन है, मुझे पूरा विश्वास है तो आज की गवर्नमेंट, आज के जो एडमिनिस्ट्रेटर मिल के करें। ये जोशीमठ में जो हो रहा है, ये हमारी आंखें खोल दी हैं कि ऐसा हो सकता है और आने वाले समय में डिफेंस में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो सड़कें जो जा रही है बॉर्डर तक, स्पेशली मन्ना मलारी तक। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यानी आपको भरोसा है आज की गवर्नमेंट पर कि कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकाला जाएगा। सूर्य प्रकाश कपूर हमारे साथ भू वैज्ञानिक भी मौजूद है, क्योंकि आप खूब अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को समझते हैं। सूर्य प्रकाश जी, सवाल यही जस का तस बना हुआ है कि बार बार ऐसी चेतावनियां जारी की जाती रही हैं, चाहे 1976 की रिपोर्ट का जिक्र आता हो, 1974 की एक और रिपोर्ट का जिक्र आता हो, या फिर हम जिक्र इस बात का करें कि 2001 में भी एक और रिपोर्ट दाखिल की गई थी। तो बार बार इतनी चेतावनियां देने के बाद भी आखिर कहां पर वो वीक पॉइंट सरकार की तरफ से रहा, प्रशासन की तरफ से रहा, या जो प्रोजेक्ट निर्माण का काम चल रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही उसमें बरती गई? देखिए, मैं आपका ध्यान 2 बातों की तरफ दिलाना चाहूँगा जी। हम लोग यहाँ पर एनटीपीसी जो है बिजली के लिए काम कर रही है, बिजली पैदा करने के लिए काम कर रही है। बिजली पैदा करने के लिए मैंने नितिन गडकरी जी से कुछ महीने पहले मीटिंग की थी, उनको बताया था, उनका जो एडवाइज़र है कुणाल जोशी, उसको बताया था कि जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है और जो आकाश के अंदर आयोनोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर को सूर्य की गर्मी से एक्सपेंशन होती है धरती के मैग्नेटिक फील्ड से, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से बिजली पैदा होती है। वो बिजली जो है उसको नासा परसू कर रहा है। पूरे विश्व के लिए हम बिजली फ्री में उस आयोनोस्फीयर से ले सकते हैं। एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक एंटीना लगेगा, दूसरा पहाड़ की वैली में लगेगा, उसमें जो हाइट का डिफरेंस है, अगर 1 किलोमीटर का डिफरेंस है तो 100 वोल्ट्स पर मीटर के हिसाब से 1 लाख वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ये डीसी जो है ये फ्री की बिजली है। पूरे हिमालय के अंदर हम लाखों मेगावाट धरती के मैग्नेटिक फील्ड और आयोनोस्फीयर और सूर्य की गर्मी से बिजली जो है फ्री में दे सकते हैं। मगर कुणाल जोशी जी ने नितिन गडकरी जी के कहने के बावजूद मेरा सारा मटेरियल जो है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने 34 साल पहले एडिशनल सेक्रेटरी MNRE GD सूठा को ये प्रपोजल दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एनर्जी इंडिया मैगजीन है उसमें एडिटोरियल आर्टिकल लिख देता हूँ। उन्होंने कहा था उसका हिंदी संस्करण है ऊर्जा भारती, उसमें आर्टिकल लिख देता हूँ। मैंने GD सूठा को, डॉक्टर गणेश दत्त सूठा एडिशनल सेक्रेटरी MNRE को कहा था मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे आर्टिकल नहीं चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस बिजली का दोहन किया जाए
ताकि आदमी को ना हाइड्रो डैम बनाने पड़े, ना सोलर पैनल लगाने पड़े, ना विंड मिल्स लगानी पड़े, ना बायोगैस प्लांट्स लगाने पड़े। वो बात वहां आई गई हो गई। ठीक है, सूर्य प्रकाश कपूर जी, यानी कि आपका भी यही दावा है कि आपने सरकार के सामने भी एक पेशकश रखी थी और आपने अपनी तरफ से कई सुझाव दिए गए थे, लेकिन उन सुझावों पर काम नहीं किया गया। ये घोर लापरवाही यहाँ पर सभी के सामने नजर आती है। आपके पास लौटूंगे, राम श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भूवैज्ञानिक हैं आप। राम श्रीवास्तव जी, आपने अभी सुना सूर्य प्रकाश कपूर जी ने इस बात का दावा किया है कि कई प्रस्ताव रखे गए, कई सुझाव दिए गए, सलाह दिए गए, चेतावनियां दी गई, लेकिन किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा। क्या इस दिन का इंतजार किया जा रहा था जब जोशीमठ पूरी तरीके से समाप्त हो जाए? बद्रीनाथ, जो कि ऐतिहासिक और पौराणिक तौर पर मान्यता अपने आप में बहुत ज्यादा रखता है, खास तौर पर सनातनियों के लिए, उस रास्ते का कटाव हो जाएगा। तो ऐसे में क्या इस लम्हे का इंतजार हो रहा था? देखिए, सूर्य प्रकाश जी ने जो कुछ कहा है वो अभी प्रैक्टिकल स्टेज में है, उसको एकदम मानकर उस दिशा में काम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा संभव होता तो ये मान के चलिए कि आज दुनिया में कई जगह पर इस तरह का पावर जनरेशन स्टेशन लग जाते। रहा सवाल ये ज्योति मठ के संकट का, उसका सीधा एक कारण है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है भूस्खलन से बनता है, और भूस्खलन के कारण यहाँ परेशानी ये हो रही है कि पूरा का पूरी बस्ती जो बनी हुई है, वो बस्ती आज की तारीख में सिर्फ किस पर बनी हुई है? जो भूस्खलन के बाद मिट्टी वहां बिखरी है, उसके ऊपर बगैर जाने सोचे समझे हमने बिना टाउन प्लानिंग के वहां बस्ती बना दी। और जितना भी कंस्ट्रक्शन में दरारें आई है उसमें सिस्मिक फैक्टर लिया ही नहीं है। अगर सिस्मिक फैक्टर लिया होता और नियमानुसार बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, क्योंकि भवन निर्माण के पहले मिट्टी की क्वालिटी जांची जाती है। रहा सवाल कुछ लोगों का कहना है ये टनल के कारण हो रहा है, बिल्कुल गलत है। क्यों? एनटीपीसी ने जो तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना का जिम्मेदारी ली है, उसमें जो पावर जनरेशन के लिए टनल बनाई जा रही है, टनल अपने आप में आरसीसी की इतनी मोटी होती है कि अगर 5 या 6 या 7 रिएक्टर का भी अर्थक्वेक आए तो उसमें लीकेज नहीं हो सकता है। इतना फिर आज साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि इस तरह की बात करना ये अवैज्ञानिक रहा सवाल ये कि अभी कारण क्या है? कारण तो बड़ा सिंपल है। इस दिशा में मैं आपको राम श्रीवास्तव जी, माफी के साथ यहाँ आपको 1 सेकंड के लिए मैं रोक रही हूँ। आपने कहा कि लीकेज संभव नहीं है। अगर टनल की बात आपने की कि अगर इसकी दीवारें मोटी होती हैं तो रिसाव संभव नहीं है, लेकिन एक और रिपोर्ट सामने रखी गई थी, अतुल सती जी की तरफ से ही इस बात की जानकारी दी गई थी, जो कि कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि इसी प्रोजेक्ट की वजह से, जो एनटीपीसी तैयार कर रही है प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट की वजह से इस टनल में एक फेलियर सामने आया था 2009 में। 24 दिसंबर वो तारीख थी जहां पर 600 लीटर पानी का रिसाव शुरू हुआ था प्रति सेकेंड। अब ऐसे में क्या ये घोर लापरवाही नहीं कहेंगे? देखिए सुरभि जी, ये जो बात आप बता रहे हैं ये तकनीकी दृष्टि से मुझे इस बात का पुख्ता ज्ञान है कि इस तरह की चीज अगर कुछ डिफेक्टिव बनती है उसके लिए आप डिजाइन को दोष नहीं दे सकते। इसकी क्वालिटी जो है कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ कर दी होगी। सरदार सरोवर बांध जब बना था तो उसकी पहली साइट पर जब तो आप कह रहे करप्शन हुआ है में ही राम श्रीवास्तव जी, आप कह रहे करप्शन हुआ? बड़ा मुश्किल है कि करप्शन हुआ है, सीधा आरोप लगाना बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर तो ये होगा कि आज हमको इसका उपाय सोचना पड़ेगा। उपाय यही है कि बड़े पैमाने पर वह वृक्षारोपण हो। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी भारतीय प्रायद्वीप की जो प्लेट है ये एशिया में धंसती जा रही है। एक साल में 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जा रही है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुस रही है। पश्चिम की तरफ ज्यादा खिंचाव हो रहा है, पूरब की तरफ कम हो रहा है। और सबसे अधिक तनाव जो आ रहा है चमोली के नीचे हिमालय की तराई में आ रहा है। और यहाँ महत्वपूर्ण जो रिसर्च पेपर है रॉजर बिलहम का है जो अमेरिका के है, और दूसरे पाल तपोनियर का है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, जापान में उन्होंने काम किया है, वो मेरे सीधे संपर्क में है। मुझे अच्छी तरह पता है कि उन्होंने यहाँ बरसों तक रहकर तिब्बत में उन्होंने घोषणा की है और नेचर नाम की पत्रिका में ये छपा है, साइंटिफिक जर्नल में छपा है, जिसको कि आप जुटला नहीं सकते कि इंडिया इज नाउ फेसिंग मेगा अर्थक्वेक ऑफ द ऑर्डर ऑफ
829 रेक्टर, अगर वो आ गया तो सूर्य प्रकाश कपूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते राम जी, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। आप अपनी बात रखिए सूर्य जी, आप अपनी बात रखिए। 2014 में यूनिवर्सल जियो साइंस रिपोर्टर हॉरिजन रिसर्च पब्लिकेशन यूएसए ने मेरा पेपर छापा, अर्थक्वेक एंड जियोथर्मल एनर्जी। उसके अंदर हमने सीधा सीधा बताया है हिमालय के अंदर 150 गर्म पानी के चश्मे हैं। उन गर्म पानी के चश्मों के नीचे गर्म पानी का भंडार होता है जिसमें टेम्परेचर 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें सब सरफेस स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर जब एक सीमा को क्रॉस करता है तो विस्फोट होकर भूकंप आता है। मैंने सरकार को बार बार कहा है कि चमोली के अंदर जितने गर्म पानी के चश्मे हैं इनमें जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के आप गर्मी को बिजली में कन्वर्ट कीजिए। वो गर्मी निकल जाने से नीचे प्रेशर कुकर नहीं फटेगा, पूरा हिमालय क्षेत्र जो है उसमें भूकंप आने बंद हो जाएंगे। मगर भारत सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। मैंने एनडीएमए के अंदर प्रोफेसर विनोद चंद्र मेनन को भी कहा था, मैंने एनसी विज को भी कहा था, ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी मैंने कहा था, अभी भी मैंने गुजरात के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे 2007 में मुझे टेलीफोन किया कि गुजरात के भूकंप का क्या इलाज है। वहां गिर फॉरेस्ट में 5 मेगावाट का ठीक है सूर्य प्रकाश जी, आप बने रहिएगा। आपकी इसी बात पर ये लोग काम नहीं करते। एक और सवाल मैं गरिमा जी और नवीन जी दोनों से पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से जोशीमठ को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ये भी कि क्या हर बार सरकारों को तभी जागना होता है जब कोई अनहोनी या कोई आपदा हो जाती है? आखिर जब बार बार चेतावनियां दी जाती हैं तो फिर कुंभकर्णी नींद क्यों सोई रहती है प्रशासन? और चमोली में भी ठीक ऐसा ही हादसा हुआ था। एनटीपीसी की तरफ से एक प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था, उस दौरान भी ऐसा ही हादसा हुआ था। जमीन दरक गई थी, टनल धंस गई थी जिसमें कि कई लोगों की जानें चली गई थी। तो क्या ये लापरवाही नहीं है? क्या इंतजार नहीं किया जा रहा है कई लोगों की जान पर जब तक ना बनाए? एक बार फिर से बहस की ओर आगे बढ़ते हैं। नवीन ठाकुर जी प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए और गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों के पास आऊंगी। देखिए, एक बड़ा आरोप हम कह दें या फिर हम ये कह लें कि जैसे हमारे दोनों भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए, राम श्रीवास्तव जी जुड़े हुए, दोनों की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि सुझाव पहले भी दिए गए लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया सरकारों की तरफ से। कांग्रेस की सरकार जब थी तब भी सुझाव दिए गए थे लेकिन उन पर काम नहीं किया गया। 1946 में जाने माने एक और भूवैज्ञानिक अगोस्तो गैंसर ने अपने शोध में इस बात का जिक्र किया था कि जोशीमठ भूस्खलन वाले क्षेत्र पर बसा हुआ है। भूस्खलन का जो मलबा है उस पर इस शहर का निर्माण हुआ था। ऐसे में जब बार बार सलाह दी जाती रही है तो आखिर सरकारें कुंभकर्णी नींद क्यों सो जाती हैं? चुनाव के वक्त में तो आप सभी पार्टियां अलर्ट रहती हैं लेकिन ऐसी आपदाओं का इंतजार क्यों रहता है? जी गरिमा जी। देखिए, केवल सिस्मिक जोन 4 में ही नहीं बसा हुआ है बल्कि ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट में बसा हुआ है जो कि बहुत ही डेंजरस जोन है। ऐसे में सरकारों ने इस गांव को बसाया या इस नगर को बसाया ये नहीं कह सकते क्योंकि इट हैज बीन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल। अगर मैं जोशीमठ की आपको महत्व बताऊं तो इसका धार्मिक महत्व है क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी का पहला मठ यहाँ पर स्थापित हुआ था। तो 1300 साल से जिसकी पौराणिकता है, इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका आपको बताती हूँ ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि ये भारत चीन का आखिरी नगर है। और क्योंकि यहाँ आईटीबीपी है, क्योंकि यहाँ फौज है, क्योंकि यहाँ स्काउट एंड गाइड है, तो रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण जोशीमठ है। वहीं औली जो है वहां स्कीइंग के लिए जाना जाता है। सबसे भारत का लंबा रोपवे जोशीमठ में है। बद्रीनाथ का लेकिन बंद हो गया ना गरिमा जी, बंद हो गया ना, अब तो वो भी बंद हो गया। और ये लापरवाही किसकी? लापरवाहियों की वजह से ही तो हुआ है। मैं वही आपको समझाना चाह रही हूँ एंकर महोदया कि नगर तो बसा है, काफी समय से बसा है। जैसा कि मैंने बताया 1300 साल पहले की पौराणिकता है, तो इसमें कांग्रेस बीजेपी का कसूर नहीं है अगर लोग वहां बसे हुए हैं। कसूर उनका है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया,
संस्तुतियों के बावजूद अच्छा, यहाँ यानी आप ये कहना चाहती हैं कि गलती लोगों की है जो लोग वहां रहने चले गए। वाह, बहुत खूब गरिमा जी, आप सीधे पल्ला जा रही है कि हमारे पर इस बात का ठीकरा मत फोड़िए। ठीक है गरिमा जी, आपने तो सीधे पल्ला झाड़ दिया। आप कह रही हैं, आप अपनी बातों से मुकर रही हैं, मेरे मुंह में शब्द डाल रही हैं। मैंने कहा जिन सरकारों ने आपके शब्द थे, आपके शब्द थे, अभी आपने इस बात का जिक्र किया ही नहीं। आप आई एम सॉरी, आप बिल्कुल मेरे या तो बिटवीन द लाइंस आप रीड कर रही हैं या जबरदस्ती मुझ पर थोप रही हैं। मैंने कहा सरकारों का दोष लोगों को बसाने में नहीं होता, लेकिन निर्माण कार्य जिन सरकारों ने वहां कराए, जैसे हेलंग बाईपास, वहां विस्फोटक बिल्कुल नहीं लगाए जाने चाहिए थे, सिस्मिक जोन 4 है। जैसे एनटीपीसी की टनल, एनटीपीसी कंपनी ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ समझौता कराया कि हम आपके मकानों का बीमा करेंगे। ये लिखित समझौता है कि अगर कोई जान माल का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे और प्रत्येक मकान का बीमा हम करेंगे। वो आज तक नहीं हो पाया, वो सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए था, और ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। मैं अपने भूवैज्ञानिकों से अक्षरशः सहमत हूँ कि ये जो कुछ भी वहां डेवलपमेंट हुआ है ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। दैट इज व्हाई आई एम क्वेश्चनिंग द लास्ट विधायक। मैं एमएलए से इसीलिए तो क्वेश्चन कर रही हूँ, महेंद्र भट्ट से, जो बद्रीनाथ से 2017 से 22 के बीच में थे। सबसे मेजर डैमेज उस काल में हुआ, तो उन्होंने, उनकी पार्टी की सरकार थी केंद्र में और राज्य में। ठीक है गरिमा जी, इतनी बात बता दीजिए कि आपकी सरकार जब थी तो यहाँ पर कितना प्लांटेशन हुआ था? मैं कह तो रही हूँ प्लांटेशन, माननीय हरीश रावत जी ने तो हरेले को, पर्व को ही प्लांटेशन से जोड़ दिया। हरेले में हमारे वहां जौ बोई जाती है एक छोटी सी तस्तरी में, एक टब में, और लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत उनका आइडिया था कि उन्होंने पूरे उत्तराखंड के हरेले फेस्टिवल को प्लांटेशन से जोड़ दिया, और आज आने वाले सारे मुख्यमंत्री उनका अनुसरण कर रहे हैं, चाहे भाजपा के भी मुख्यमंत्री हैं। मैं सवाल जोशीमठ को लेकर कर रही थी गरिमा जी। खैर चलिए, जोशीमठ का एग्जैक्ट, मैम देखिए, जोशीमठ का एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि प्लांटेशन वहां कितना हुआ। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ऑल वेदर रोड की वजह से केवल जोशीमठ नहीं, आज आप गारंटी से लिख लीजिए, टिहरी में दरारें आ रही हैं, उत्तरकाशी में दरारें आ रही हैं। हमने तभी कहा था कि इट इज डिजास्ट्रस, इट इज डिजास्ट्रस, क्योंकि यहाँ पहाड़ों की भौगोलिक क्षमताएं वैसी नहीं होती, कैरिंग कैपेसिटी ग्रहण करने की हमारी वो क्षमता नहीं है जो और प्रदेशों की है। आपके पास नवीन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आपने सुना कि अगर कोई सिटिंग एमएलए है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी बनती है, और अगर सरकार इस वक्त आपकी है तो जायज है कि सवाल आपसे होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके सवालों, आपके सरकार ने क्या किया है। और क्योंकि जब हम बार बार कई रिपोर्ट्स का अब तक जिक्र कर चुके हैं, कई सालों से रिपोर्ट सामने आ चुकी है, चेतावनियां जारी की जा चुकी है, भूवैज्ञानिकों की तरफ से बार बार सलाह देने की कोशिश की गई, उनकी सलाह क्यों नहीं सुनी गई? बिल्कुल सुरभि जी, देखिए जोशीमठ का मसला बहुत संवेदनशील मसला है, मानवता से जुड़ा मसला है, और मैं इसमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं चाहता। मैं 1976 में नहीं गिनाना चाहता कि एमसी मिश्रा की रिपोर्ट में क्या था, किसकी सरकार थी, मैंने पहले ही कहा। दूसरी घटना जब बुध साहब की हुई, मैंने कहा तो मनमोहन सरकार ने अधिनियम बनाया, आप बोल रहे थे, आप दिला ही नहीं सकते, आप दिला ही नहीं सकते यार, क्योंकि मैंने आपको 2005 का ये आपदा का अधिनियम बता दिया, जिसकी पुष्टि जनरल साहब ने की। जनरल साहब ने कहा कि यूपीए गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया, उसकी वजह से आपदाओं की गरिमा जी आपको बोलने का मौका दिया गया। अब जरा नवीन जी को आपके, ठीक है, आपका जवाब तो सुनिए, आपने सवाल किया तो जवाब तो दे देने दीजिए। नहीं, ये सुनने का मादा रखती है, कहने निरुत्तर है, उत्तर सुनने की क्षमता नहीं है, उत्तर सुनने की क्षमता नहीं है, सुनने का मादा रखिए। गरिमा जी, आपकी तरफ से सवाल पूछा जा रहा है नवीन जी से, नवीन जी से सवाल यही तो हम कर रहे हैं कि अगर सरकार उनकी है, प्रशासन पर कंट्रोल अगर उनका है, तो फिर जवाबदेही तो उनकी बनती है, तो उनको जवाब तो देने दीजिए। सुरभि जी, ये सत्य से बिल्कुल भागते हैं, इनकी ट्रेनिंग है, जैसी तथ्यों के साथ मैं बात रखूंगा ये चीखने चिल्लाने लगेंगी, बीच में डिस्टर्ब करेंगी। ये इतिहास रहा है कांग्रेस का, हर डिबेट में देख लीजिए आप। ठीक है मैंने नहीं कहा कि 2000, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। 2001 में अक्टूबर में जब दोबारा भूत रिसाव की घटना हुई, उत्तराखंड में दुर्भाग्य से चुनाव हो गए और कांग्रेस की सरकार बन गई 2002 से 2007 तक। 5 वर्ष रही कांग्रेस की सरकार। गरिमा जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, बताएं क्या किया। ये कह रहे हैं कि हमने डिजास्टर प्लान ना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मनमोहन सिंह जी का मादा था। 2013 में दुर्भाग्य से बहुत बड़ी केदारनाथ में आपदा आई, इनके मुख्यमंत्री सोए रहे 3 दिन तक, तो इनको जानकारी नहीं मिली। इन्होंने जो
भर्तियां की, केवल दो वही जगह मुख्यमंत्री जो एसडीआरएफ आपकी थी, पार्टी में केवल है। 2 एसडीआरएफ थे। वही मुख्यमंत्री बिल्कुल, जो आज आपकी पार्टी में आज है। हमारी पार्टी में है, आज वही हमारी वही पार्टी में वही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोए रहे हैं आपकी ना जो तरह आपकी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं में कर है। पा आप रही विजय है। बहुगुणा की बात कर रहे हो ना, आपकी विजय बहुगुणा की बात कर रहे हो महारानी ना। को वही भ्रष्टाचार का मुख्यमंत्री पैसा नहीं सोए भेजना हैं जो पड़ता था। भाजपा ने आपकी आलिंगन बंद महारानी कर द्वारा दिए, कंट्रोल नहीं खाली होते है। थे। आज नहीं, जिस वक्त लोकतांत्रिक क्रिटिसिज्म पार्टी में करते है, हो शायद एक भूल परिवार जाते की हो कि पार्टी में अपने नहीं नेता का होते कर रहे हो। थे। गरीबा सोनी क्रिटिसिज्म एक करते परिवार करते की इसको पार्टी से कहते हैं कंट्रोल नहीं फुटिंग होते थे। इसको कहते आपकी हैं सोनिया फुटिंग गांधी माउथ। से कंट्रोल इसको कहते हैं अपने ही आज लोकतांत्रिक गड्ढे में गिर जाना, मुख्यमंत्री हैं। अपने ही उस गड्ढे में गिर प्रधानमंत्री जाना मोदी शायद जी के इसी को नेतृत्व कहते में काम कर हैं। रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री सुनने की का मादा शिकायत रखो, है क्यों राष्ट्रीय घबरा चैनल पर रही कर रहे है? हो, क्यों सार्वजनिक घबरा पटल रही पर, हो? वो क्यों घबरा नेता रही हो? आपकी गरीबा बात सुने, है। सुनने का मादा वो रखो। सुशोभित होने वाला आपकी नेता, चिल्लो चिल्लाहट, वो आपकी राजा घबराहट जो बता रही है जनता को प्रजा कि समझता है, वो आप आपकी बौखला आपकी नहीं है, पार्टी आपकी में तो बौखलाहट है। बता रही है। उससे इन-हाउस आपकी बौखलाहट इंक्वायरी बता करिए रही है ना। कि आपकी सरकार ने विजय कुछ नहीं बहुगुणा किया। के साथ आपकी विजय सरकार ने बहुगुणा कुछ के किया साथ होता इन-हाउस इंक्वायरी तो करिए ना। सुनते। क्यों मैं सोए थे जवाब 3 दे रहा दिन हूँ, तक? सुनिए ना, नहीं है। आपदा आई, विजय आप क्यों बहुगुणा सोए थे जी, विजय उस बहुगुणा? समय सोनिया गांधी कांग्रेस द्वारा का कोई कंट्रोल नेता थे। नहीं सोया सोनिया था। गांधी भाजपा के परिवार विजय की बहुगुणा सोए पार्टी, थे। एक परिवार की पार्टी द्वारा कंट्रोल बहुत ही मुख्यमंत्री शर्मनाक थे। बात है आज कि लोकतांत्रिक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। शर्मनाक है कि बद्रीनाथ के कांग्रेस की पूर्व प्रवक्ता विधायक राष्ट्रीय और चैनल भाजपा पर के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अच्छी खासी स्वस्थ महेंद्र भट्ट को सब्जी मंडी श्वेत बना दी पत्र है जारी और सीधे करके का बाजार बताना नहीं रख रही होगा। है। ठीक है नवीन जी और गरिमा जी, आप दोनों को बहुत समय दिया, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्योंकि जब भी इस तरीके के वाकया सामने आते हैं, जब भी इस तरीके के आपदाओं का जिक्र होता है या जब भी इस तरीके की किसी घटना का जिक्र आता है, तो हर पार्टियां आपस में भिड़ती हुई नजर आती है और पिसता कौन है? आम जनता। आप ठीक है, आप दोनों को मैंने समय दिया, लेकिन आप लोग सिर्फ आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। सुरभि जी, जब आपने मुझे समय दिया, मैं बोल रहा हूँ, बीच में ये बोलती है। जब आपने मुझे समय दिया था कि मैंने एक बार भी डिस्टर्ब किया, ये झूठ पे गरिमा झूठ जी, बोलने अगर का आपका मैंने सवाल है कहा। तो सुनने तो मैं झूठ के दीजिए। बावजूद भी नहीं कहा। आपका सवाल है तो आपका सवाल तो पूछा ना हमने नवीन जी से, उनको जवाब तो देने देती। देखिए गरिमा जी, फिर आप ये आरोप लगा देंगे कि आप लोग जानबूझकर बीजेपी का पक्ष लेते हैं। अब जब वो शांत थे, आपकी बात को सुन रहे थे, तो आपको भी तो उनको सुनना चाहिए ना। जब तक आप उनके जवाब को पूरा नहीं सुनेंगी, तब तक आप दूसरा सवाल कैसे पूछ लेंगी? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनकी शुरुआत तो बौखला क्यों रही है? अगर उनके पास कहने को कुछ नहीं है तो आप बौखला क्यों रही है गरिमा जी? चलिए ठीक है, ठीक है नवीन जी, गरिमा जी, आपको बहुत समय दिया, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सूर्य प्रकाश कपूर जी और साथ ही राम श्रीवास्तव जी, भू वैज्ञानिक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से सूर्य प्रकाश जी ने कई बड़े दावे किए और कहा कि बार बार सलाह दी जाती रही, बार बार चेताया गया, लेकिन प्रशासन और सरकारें दोनों चैन की नींद सोती हुई नजर आई, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। और जब आम जनता इस वक्त बेघर हो चुकी है, कड़ाके की ठंड के बीच में अपना आशियाना खो करके वो बाहर सड़कों पर सोने को मजबूर है, धीरे धीरे करके उन्हें शिफ्ट होना पड़ रहा है, अपने आशियाने को छोड़ना पड़ रहा है। वो दर्द, वो तकलीफ आखिर सरकारें कब समझेंगी? सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इतनी देर से कहिए, उसके बाद में मेजर साहब के पास भी जाऊंगी। इन्होंने केदारनाथ की तबाही की बात की। मैंने जॉइंट सेक्रेटरी ललित बोरा MNRE को 2 महीने पहले ये बताया है कि जो केदारनाथ की तबाही या जम्मू कश्मीर में फ्लड आता है या हिमाचल में फ्लड आता है या नेपाल में फ्लड आता है या असम में फ्लड आता है, उसके लिए अंडमान में जो ज्वालामुखी फटा हुआ है बैरन आइलैंड का, उससे अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया बनता है, जिससे कि मॉनसून आधी बट के अंडमान में जाती है, वहाँ से सीधा बादलों का समूह जो है हिमालय में जाता है और हिमालय में फ्लड आता है। मैंने इनको बार बार कहा है, बैरन आइलैंड की ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दो, हिमालयन स्टेट्स में फ्लड नहीं आएगा, केदारनाथ की तबाही नहीं होगी, जम्मू कश्मीर में फ्लड नहीं आएगा, हिमाचल में फ्लड नहीं आएगा। मगर ये लोग काम नहीं करते। और उसके साथ एक और फायदा होगा कि बंगाल की खाड़ी में उसी ज्वालामुखी की गर्मी से साइक्लोन जेनेसिस होता अच्छा, है। एनटीपीसी की तरफ से उड़ीसा में प्रोजेक्ट साइक्लोन तैयार आता किया है, जा रहा था बंगाल में 2001 में भी जब आपदा आंध्र आई प्रदेश थी में चमोली ये में। सूर्य प्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि जानबूझ करके अनदेखी होती है और आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है? सिर्फ लालच एक वो मुख्य कारण है? जियोथर्मल एनर्जी से भूकंप आते हैं, जियोथर्मल एनर्जी से साइक्लोन आता है, जियोथर्मल एनर्जी से केदारनाथ की तबाही होती है। अंडमान में बैरन आइलैंड के ज्वालामुखी पे जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दो, पूरे हिमालय में फ्लड नहीं आएगा, पूरे बंगाल में साइक्लोन नहीं आएगा, उड़ीसा में साइक्लोन नहीं आएगा, और साथ में जो उड़ीसा में लू आती वो नहीं आएगी, आंध्र प्रदेश में साइक्लोन नहीं आएगा। हमारे यहाँ ऋग्वेद के दूसरे मंत्र में ये कहा गया है
कि प्राचीन ऋषियों ने जियोथर्मल एनर्जी का मैनेजमेंट किया और धरती को डिजास्टर फ्री किया। उन्होंने कहा, जो नए ऋषि हैं उन्होंने भी यही किया, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको ये ताकीद की है वेद ने कि जियोथर्मल एनर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट करो, डिजास्टर फ्री अर्थ कर दो। ये क्लाइमेट चेंज रिवर्सल भी हो सकता है। जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स है मिड ओशन रिज में, वहां से जियोथर्मल एनर्जी का हार्नेस करो, क्लाइमेट टेम्परेचर वापस आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो जाएगी। इस पूरी धरती पे जितने नेचुरल डिजास्टर्स हैं, भले वो ग्लोबल वार्मिंग है, भले वो साइक्लोन जेनेसिस है, भले वो भूकंप है, भले वो सुनामी है, ये सब जियोथर्मल एनर्जी की मिसमैनेजमेंट से हो रहे हैं। सूर्य की गर्मी से कोई डिजास्टर सूर्य प्रकाश जी, लगता है आपकी बात से सहमत नहीं है राम श्रीवास्तव जी। एक बार जरा उनको भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो आपकी बात से सहमत नजर नहीं आ रहे। आप अपनी बात रखिए राम श्रीवास्तव जी। पूरी तरह से असहमत हूँ। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं और साइक्लोन बनने का कारण अलग है, बादलों के फटने का कारण अलग है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सुनिश्चित है कि भूकंपों को, भूस्खलन को आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक से बताती है कि हम एशिया की तरफ जा रहे हैं। राम श्रीवास्तव जी, आप इस बात को तो मानेंगे, आप तो भूवैज्ञानिक है ना, आप इस बात को तो मानेंगे कि अगर कई दावे पहले ही कई रिपोर्ट्स में सर्वे करके और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, कहा जाता है कि बड़े निर्माण नहीं किए जाने चाहिए इन क्षेत्रों में। साथ ही इस बात का जिक्र भी आता है कि प्लांटेशन बहुत जरूरी है, लेकिन प्लांटेशन पर सवाल है कि चीजों के बीच में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। दो चीजों के बीच में आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, क्या हम विकास बंद कर दें? विकास करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि विकास करने में अगर तो ढूंढे जाने चाहिए। क्या बिना ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढे, क्या कोई ऑल्टरनेट प्लान तैयार किए? आप किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट कर देंगे चाहे उसका असर कुछ भी हो जाए? लेकिन उसका तरीका होता है। अभी जो नुकसान हुआ है, क्या हुआ? मकानों में दरार आई है। क्यों आई है? उसका कारण ये है कि वहां भूस्खलन के ऊपर आपने निर्माण कार्य किए। वहां जिन मकानों में दरार आई है उसमें फैक्टर उनके स्ट्रक्चर में यूज ही नहीं किया गया है। 4 या 5 रेक्टर का जब भूकंप आएगा, 5 जून का या 4 जून में जो मकान बनाए जाएंगे उसके स्पेसिफिकेशन है, उसमें लोहा कितना होना चाहिए। अब जो दरारें आ रही हैं वो ईंट और गारे के बने हुए मकानों में आ रही हैं, और वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आज की तारीख में किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। जिसकी जो मर्जी होती है वैसा मकान बना लेता है। आपने विकास का जिक्र किया, लेकिन जब बार बार ये कहा जा रहा है कि बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए, जिस तरीके के ब्लास्ट हो रहे, आर्टिफिशियल भूकंप वहां पर महसूस किया जा रहा है, जिस वजह से कई घरों में दरारें पड़ रही हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके पास लौट रही हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ लगातार बने हुए, कुछ कहना चाह रहे। पहले आपकी बात सुन लेते हैं, फिर सूर्य प्रकाश जी के पास लौटूंगी। देखो सुरभि, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा बता रहे हैं दोनों साइंटिस्ट। देखो, इसको हमको पूरा जो हिमालय रेंज है, स्टार्टिंग फ्रॉम JNK टू अरुणाचल प्रदेश, इसकी स्टडी आराम से करनी पड़ेगी और ध्यान से सोच के इसके अंदर जो हम डेवलपमेंट करें, चाहे हम सड़कें बना रहे हैं, चाहे यहाँ अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन की। जिस प्रकार से हमने पहाड़ में से जंगल काट दिए हैं, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं जैसे बताऊंगा आपको, एक टेरिटोरियल आर्मी है जो कि एक इकोलॉजिकल है, जो अभी आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उसके अंदर उसने मन्ना मलारी के सारे इलाकों में, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड है, हिमाचल है, क्यों नहीं टेरिटोरियल आर्मी की इकोलॉजिकल बटालियन ज्यादा रेज करो। आप फॉरेस्टेशन तो करो। आज पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए आपने, पूरे जंगल कट के, और जितने आपके ये डिजास्टर आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे। दूसरा, आप ओवर अर्बनाइजेशन कर रहे हो। तीसरी बात, मैं बिल्कुल सहमत हूं, सड़कें बनानी है, क्योंकि चीन जो 12 होती में आपके सामने आ गया है। आप अगर नहीं सड़कें बनाएंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपकी डिफेंसेस वहां पर है, मन्ना है, मलारी है, आपका हरखल सेक्टर है, आपका धारचूला सेक्टर है, उनके लिए आपको लॉजिस्टिक बिल्डअप करना है। तो ये तो पक्का है कि रोड सड़कें बनेंगी, मगर आप हर चीज को सवाल यही है कि एक ऑल्टरनेट ऑप्शन तो आपको हमेशा तैयार रखना चाहिए। प्लान ए अगर आपका पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान बी भी तो आपके पास होना चाहिए। अगर बार बार इस बात का जिक्र आता है कि टनल का निर्माण या बड़े विस्फोट के कारण से वहां पर आर्टिफिशियल भूस्खलन जैसी स्थिति होती है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं,
तो फिर क्या इसका ऑल्टरनेट प्लान कुछ नहीं होना चाहिए, या बिना प्लानिंग के बस इसे लागू कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से आप बता रहे हो, जो भी डेवलपमेंट वहां पर हो रही है ये साइंटिफिकली होनी चाहिए, सोच समझ के, क्योंकि बात बिल्कुल तीन चार पॉइंट बड़े अच्छे बताए हैं। जिस प्रकार से साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अर्थक्वेक को आप नहीं रोक सकते, आप वो डिजास्टर है, मगर आप उसको मिटिगेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगर आप जो बिल्डिंग बनाएंगे वो अर्थक्वेक प्रूफ होंगी तो उसमें नुकसान कम होगा। अगर आप ओवर अर्बनाइजेशन कर रहे हो, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हो और कल को 4.5 भी रिक्टर स्केल पे आएगा तो नुकसान भारी होगा। बिल्कुल, तो और यही सवाल, ये जो आपने अभी एक पॉइंट गिनाया कि अगर 5 रिक्टर स्केल के पैमाने पर भी भूकंप आता है तो जोशीमठ पूरी तरीके से एक ही बार में तबाह है। एक बार फिर सूर्य प्रकाश जी पे आपका रुख करना चाहूंगी। काफी देर से आप हाथ खड़ा भी कर रहे हैं और आप कुछ कहना चाह रहे इतनी देर से, आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सवाल ये कि कुल 600 ऐसे घर जिसमें दरार पड़ चुके हैं, 22,000 परिवार जो कि जोशीमठ में इस वक्त रह रहा है, ऐसे में पलायन भी कई परिवार कर चुके हैं। सवाल बार बार यही कि इतनी चेतावनियां, और क्या दरारों का इंतजार था? क्या इंतजार इस बात का था कि पहले कुछ परिवार बर्बादी की आड़ में आ जाए, बर्बादी की जद में आ जाए, अपना आशियाना खो दे, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? जी सूर्य प्रकाश जी, ये जो भूकंप के बारे में इनकी जो अभी इन्होंने सिस्मोलॉजिस्ट ने बताया कि भूकंप नहीं रोका जा सकता है, ये जो स्टेटमेंट है ये 20 साल पुरानी है, ये ऑब्सोलीट है। मैंने डॉक्टर हर्ष गुप्ता जो हमारे कंट्री की सिस्मोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन हैं, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है और उन्होंने मेरा लेक्चर करवाया था चंडीगढ़ CSIO में। पूरे कंट्री के सरकारी वैज्ञानिक जो भूकंप के थे उनके सामने मेरा प्रेजेंटेशन कपिल सिब्बल ने करवाया था 2005 में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे। और इनको अभी तक इतना इनका लेकिन सूर्य प्रकाश जी, बैकवर्ड है। सूर्य प्रकाश जी, एक और चीज जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी। सुनिए, भूकंप रोके जा सकते हैं। आप हॉट वाटर स्प्रिंग में जियोथर्मल पावर प्लांट लगाइए, पूरा हिमालय जो है अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा। जो हिमालयन प्लेट मूवमेंट है उसका असर कम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भूकंप भद्राचलम में आया 1968 में आंध्र प्रदेश में, क्या वहां प्लेट टेक्टोनिक्स थी? भूकंप आया जबलपुर में, क्या वहां प्लेट टेक्टोनिक थी? भूकंप आया भुज में, क्या वहां प्लेट टेक्टोनिक थी? भूकंप आया यहाँ महाराष्ट्र में, क्या वहां प्लेट टेक्टोनिक थी? इन लोगों की नॉलेज जो है 50% है। ये अधूरी विज्ञान लेके सूर्य प्रकाश जी 2009 जब 24 दिसंबर को इस बात का पता चल गया कि पानी का रिसाव हो रहा था, टनल में से एक फेलियर था, तो क्या आपको नहीं लगता कि वाकई ये लापरवाही की गई थी? अच्छा, राम श्रीवास्तव जी हंस रहे। राम श्रीवास्तव जी, इस सवाल का जवाब तो मैं आपसे लेना चाहूंगी, बेहद मुस्कुराते हुए अंदाज में जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता है कि लापरवाही हुई है? अगर 2009 में इस बात का पता चल गया कि टनल में एक फेलियर है, एक चूक हुई है और वहां से पानी का रिसाव हो रहा है, तो क्या उसे समय रहते हुए रोका नहीं जाना चाहिए था? कपूर साहब को सादर नमन करते हुए मैं बता रहा हूं कि देखिए, विज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। आज की तारीख में है और रीजन है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक समझ चुके हैं और भविष्य में भी कहाँ क्या स्थिति हो रही है। आज मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा कैलिफोर्निया इस समय जहाँ बैठा हुआ है, वो कैलिफोर्निया एक ऐसी रिज पर बैठा है जो कभी समुद्र में डूब जाएगा, जैसे द्वारका कभी समुद्र में डूबी थी। इसके बाद भी वहां 100 मंजिल बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन किस तरह से बन रही हैं उसमें ये मान के चल रहा है इतना भूकंप आएगा तो हमारा स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा। तो यही मेरा निवेदन है कि साइंस को समझकर और आधुनिक, जहां तक ये सवाल है कि आपका ये कहना कि यहाँ पर जो है हमने प्रिकॉशन क्यों नहीं वापरी, अरे प्रिकॉशन तो वापरी जाती हैं भाई, ये नेचुरल डिजास्टर है, इसको रोक नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, इसी वजह से इस बहस को हमें यही समाप्त करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या लापरवाही का इंतजार था, क्या इंतजार कर रहे थे प्रशासन कि क्या
जब तक किसी को किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं हो जाती, कोई अनहोनी नहीं हो जाती, लोगों के घर उनसे नहीं छिन जाते, तब तक कोई विशेष तौर पर कदम नहीं उठाए जाएंगे। ये सवाल बार बार प्रशासन और सरकारों से पूछा जा रहा है। इसी के साथ इस बहस को यहीं पर हमें समाप्त करना पड़ा। इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए।